सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं वर्णों के बारे में क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के बारे में है। तो पहला चित्र है किताब और उसके नीचे लिखा है किताब, फिर बस्ता और फिर विद्यालय चित्र बना हुआ है और उसके नीचे शब्द भी लिखे हैं। तो हमने क्या जाना, उपरोक्त चित्रों को देखकर जब हम इनके नाम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। तो हमने जब नाम बोले तो मुख से कुछ ध्वनियां, आवाजें निकली। तो जैसे था किताब, किताब में कुल कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां। 6 ध्वनियां कैसे? का जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा आ। अब बस्ता बोला तो 5 ध्वनियां निकली, बा जमा अ जमा स जमा त जमा आ। विद्यालय बोला तो 9 ध्वनियां निकली, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ला जमा आ जमा य जमा आ। तो मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां जब लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती हैं। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटी इकाई है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा भी होगी इसकी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में बच्चों। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। हिंदी भाषा में वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं स्वर, यानी कि जब वर्णों को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो वर्णमाला बन जाती है। जैसे कि माला में फूल व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही वर्णमाला में वर्ण व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें स्वर होते हैं, अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं और विसर्ग आते हैं हमारी वर्णमाला में। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे, आगत ध्वनियां, व्यंजन आदि आदि। तो सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर अ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। अनुस्वार अंग को कहा जाता है, जैसे सुंदर इसका उदाहरण है। फिर आता है अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु आ है, चांद इसका उदाहरण है। और विसर्ग अह को कहा जाता है, अथा इसका उदाहरण है। कुछ विशेष बात भी है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। तो हर भाषा की अपनी अलग अलग वर्णमालाएं होती हैं, हर भाषा की, ठीक है। अब आती है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां जैसे चंद्र में लगी, ठीक है, औ ध्वनि हो गई जैसे डॉक्टर में लगी है। नुक्ता जो बिंदु के रूप में होता है, जिंदगी, बेवकूफ, नुक्ता का प्रयोग ज फ वर्ण में ही किया जाता है। तो ये तीनों ध्वनियां, चंद्र हो गया हमारा और उसके अलावा नुक्ता हो गया, ये आगत ध्वनियां यानी कि बाहर की भाषाओं से आई हुई ध्वनियां हैं। इसके अलावा हमारे आते हैं व्यंजन। हमारी वर्णमाला में व्यंजनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या 33 होती है। तो हमारे जो व्यंजन है ना बच्चों, उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमारे जो आते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या 25 होती है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 25 संख्या होती है। 5 इनके वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला का से शुरू तो इसको कवर्ग कहेंगे, चा से शुरू है चवर्ग, टा से शुरू है टवर्ग, ता से शुरू है तवर्ग, पा से शुरू है पवर्ग, ठीक है। 25 है। विशेष हिंदी भाषा में अंगा इयाणा नामा को पंचम वर्ण माना गया, पंचम वर्ण कहा जाता है इनको। फिर आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन होते श श स ह, 4 इनकी संख्या। और इसके अलावा ये हमारे 33 व्यंजनों से अलग होते हैं संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। 2 व्यंजनों के ये योग से बनते हैं, ठीक है। 4 4 4, ये तीनों 4 4 की संख्या में होते हैं। उत्कृष्ट व्यंजन है जिनको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है, ण और ण, ये ड और ढ में बिंदु लगाकर बनाए गए हैं, ठीक है।
उदीक्षित व्यंजन या फिर अतिरिक्त व्यंजन। ध्यान दीजिए, ण तथा ण से शब्द आरंभ नहीं होते, इनका प्रयोग शब्द के बीच या अंत में होता है। इन दोनों से कभी शब्द शुरू नहीं होगा, बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। नुक्ता का प्रयोग केवल अरबी फारसी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं अरबी फारसी, उनमें ये नुक्ता लगता है। उच्चारण में प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब इन दोनों भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे स्वर, स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो अपने आप में स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मुख से जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु बिना बाधा के बाहर आ जाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ ई उ री ए आई ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उच्चारण के समय यानी कि बोलने में जितना समय लगता है उस आधार पर 3 भेद हैं। पहले हैं ह्रस्व स्वर, फिर आते हैं दीर्घ स्वर और फिर होते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, 4 हैं। अ ई उ री, सबसे कम समय। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है, ये 7 है। आ ई उ ए आई ओ औ, 7 है इनकी संख्या। जितना हर्ष में समय लगता है उससे 2 गुना समय इनको लगता है। प्लुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है एस की तरह, जैसे राम। 3 गुना समय लगता है उच्चारण में और पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है। ज्यादातर प्लुत स्वर का जो प्रयोग है संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। अब आता है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, परंतु जब इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है और इनके इस बदले स्वरूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। तो अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है, ये मूल रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये व्यंजनों के साथ भी प्रयोग होते हैं। और जब ये व्यंजनों के साथ लगते हैं ना स्वर, तो अपने रूप को बदल लेते हैं, अपने मूल रूप में ना आकर ये चिन्हों के रूप में प्रयोग होते हैं और ये जो चिन्ह है वो मात्रा कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वर, मात्रा और प्रयोग दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ पाए। तो हमारा जो पहला स्वर है वो है हमारा अस्वर। अस्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। ये जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के साथ लगा रहता है, जुड़ा रहता है, तभी व्यंजन अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर पाते हैं, उनको हम बोल पाते हैं। जैसे अब और पल इसके उदाहरण है। आ स्वर की मात्रा इस प्रकार से होती है, आम, काम, इससे बनने वाले शब्द हैं आम, काम। ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, इस और जिन, इससे बनने वाले शब्द हैं। ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, ईक और कील, इससे बनने वाले शब्द हैं। ठीक है। ई की मात्रा, ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उस और पुल, इससे बनने वाले शब्द हैं। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होगी, ऊपर और जूता, इससे बनने वाले शब्द हो गए, ऊपर, जूता। री की मात्रा इस प्रकार से होती है, ऋषि और कृषि, इससे बनने वाले शब्द हैं। ए की मात्रा इस प्रकार की होती है, एक और केला, इससे बनने वाले शब्द हैं। आई की मात्रा इस प्रकार से होती है, ऐसा और कैसा, इससे बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ओस और कोट, इससे बनने वाले शब्द हैं। आउ की मात्रा इस प्रकार से होती है, और कोआ, इससे बनने वाले शब्द हैं। अब आते हैं हमारे अयोग वहा। योग न होने पर भी जो साथ रहे वे अयोग वहा हैं। यानी कि अयोग वहा वो ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर में आती है और न ही व्यंजन में आती है, अपना अलग ही इनका स्थान होता है, इसलिए इनको अयोग वहा कहा जाता है। अंग और अहा ऐसी ध्वनियां हैं जो ना स्वर है और ना व्यंजन। तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, पतंग, चंचल, हंस। अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, का उच्चारण करते समय श्वास मुंह और नाक दोनों से निकलती है और थोड़ी सी गर्म होती है, जैसे आंख, तांगा, पांच और हंसना, इसके उदाहरण है।
विसर्ग, विसर्ग दो बिंदुओं के रूप में का रहता है और उसका उच्चारण आदि ह के समान होता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के आगे होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। तो ये थे हमारे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, जिनको अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती है। रा के साथ ऊ की मात्रा उसके बीच में रू रू लगाई जाती है। री की मात्रा प्राय व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। तो कुछ मात्राएं साथ में, कुछ ऊपर, कुछ नीचे ऐसे लगती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम शब्दों को बनाना सीखते हैं, ये सब हम आसानी से सीख जाते हैं बच्चों। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन के बारे में जानेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। तो बच्चों व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर संयुक्त व्यंजनों को भी मिला दें तो ये हो जाती है हमारी 39। कैसे, चलिए पढ़कर देखते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, स्पर्श व्यंजन 5 भागों में बांटे गए हैं और हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? वर्ग, व्यंजन और उच्चारण स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा क वर्ग है, क्योंकि क से शुरू है। क, ख, ग, घ, अंगा। तो बच्चों हर व्यंजन के नीचे छोटी सी रेखा खींची रहती है, जिसको हलंत कहा जाता है, यानी कि ये स्वरों के बिना है। जब इनमें हम आ स्वर जोड़ देते हैं तो ये हलंत हट जाता है, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है। बोल के देखिए, आवाज कंठ से आपको निकलेगी। क, ख, ठीक है। अब है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। तालु है। जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं आपकी जीभ ऊपर वाले, जो जीभ के ऊपर वाला भाग है उसको टच करती है, स्पर्श करती है। फिर आते हैं ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा या मूर्धा नहीं, मूर्धा, मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर वाले भाग को हमारी जीभ स्पर्श करती है। आप बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण को। फिर आते हैं त वर्ग, त, थ, ध, ध, न। दांत, जब भी हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। फिर आते हैं प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं। प, फ, बोल के देखिए, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया ओठ। इसके बाद हमारे जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। बहुत कम समय के लिए वायु रुकती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। बोल के देखेंगे, जीभ पूरी तरह किसी भी भाग को नहीं छूती। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण गर्मी ऊष्मा पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। 4 है। जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु बहुत तेजी से बाहर आती है, घर्षण खाती हुई बाहर आती है, जिसके कारण गर्मी पैदा हो जाती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। तो बच्चों 2 व्यंजनों को मिलाकर इनकी रचना होती है। जैसे शाय, का, जमा, श, जमा, आ, शमा। तो आ स्वर तो सब में ही जुड़ा होता है, ठीक है। ज्ञा, जा, जमा, इया, जमा, आ बराबर ज्ञान। त्रा, ता, जमा, रा, जमा, आ और इससे बनने वाला शब्द है त्रिशूल। श्रा, श, जमा, रा, जमा, आ श्रमिक, इससे बनने वाला शब्द है। तो श्रा बना शा और रा को मिलाकर, त्रा बना ता और रा को मिलाकर, शा बना का और शा को मिलाकर और ज्ञा बना जा और इया को मिलाकर। फिर आते हैं द्वित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी कि इसमें 2 एक जैसे व्यंजन होते हैं लेकिन एक में स्वर जुड़ा होता है और एक में स्वर नहीं जुड़ा होता, तो ये हमारे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, जमा, आ और बनने वाला शब्द है गन्ना।
द जमा द जमा आ बनने वाला शब्द है गद्दा। ता जमा ता जमा आ पत्ता इससे बनने वाला शब्द है, और चा जमा आ बच्चा इससे बनने वाला शब्द है। तो ये है द्वित व्यंजन, इसमें एक आधा हो जाता है एक पूरा हो जाता है, और कई बार जब पूरा लिखते हैं तो नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर गद्दा में हुआ। अब आता है संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे विद्या, क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। यानी कि दो अलग अलग व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, एक स्वर रहित होता है एक स्वर सहित होता है, तो उससे मिलने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। विद्या, क्योंकि, रक्त और स्वस्थ इससे बनने वाले शब्द हैं। यहाँ पर विद्या में द और या मिले हैं, क्योंकि में का और या मिले हैं, रक्त में का और ता मिले हैं, और स्वस्थ में स और वा और सा और था मिले हैं। अब आता है अगला हमारा रा के विभिन्न रूप। रा के विभिन्न रूप पढ़ते हैं बच्चों। रा व्यंजन होता है, रा व्यंजन अपने आप में अनोखा व्यंजन होता है, तो इसमें जब भी इसका जो प्रयोग होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो रा व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग करने जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रा व्यंजन अपने मूल रूप में भी आता है, और कई बार ये स्वर रहित जुड़ता है, कई बार ये स्वर सहित जुड़ता है, तो मात्रा की तरह भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो कैसे होता है, रा अपने पहले मूल रूप में कैसे आता है, जैसे रास्ता, रस्सी, रघुनाथ। मूल रूप जब रा स्वर रहित होता है तब वह रैफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे यानी कि जब रा में कोई स्वर जुड़ा नहीं होता तो वह रैफ कहलाएगा और अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाएगा। कैसे, जैसे रा जमा या, तो या पर रा चढ़ गया, यहाँ पर सा जमा उ जमा रा जमा या जमा आ सूर्य से बनने वाला शब्द है। तो यहाँ पर ये रैफ के रूप में है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ तो ये अपने आगे वाले या के ऊपर चढ़ गया, सूर्य। जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा रा को उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे, तो ये पदेन के रूप में होता है। पा जमा रा जमा आ बराबर प्र, पा जमा रा जमा आ जमा भ जमा आ प्रभा। तो यहाँ पर प यानी कि जो पा है उसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और रा स्वर सहित है, आ है ना उसके साथ स्वर आया है, तो ये क्या करेगा, अपने आगे आने वाले व्यंजन के नीचे लग जाएगा पैरों में, इसको पदेन कहेंगे। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी कि ट ठ ड ढ, उनके साथ रा को इस प्रकार से लगाया जाता है। आगे आने वाला जो व्यंजन है उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और रा तो स्वर सहित है, तो वो नीचे लग जाएगा, ठीक है। ये भी पदेन का ही रूप होता है। टा जमा र जमा ट्र, ट्रेन और राष्ट्र इससे बनने वाले शब्द है। डा जमा र जमा अ, ड्रा हो गया, और ड्रम और ड्रामा इससे बनने वाले शब्द है, ठीक है। ट ठ ड ढ इनके साथ इस रूप में लगता है। शा के साथ रा जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा सा के साथ रा का संयोग होने पर श्र बन जाता है, जैसे सा जमा र जमा श्र बन गया, श्रीमान और श्रम इससे बनने वाले शब्द हैं। सा जमा रा जमा ऐसे बनेगा, और सहस्र और स्रोत इससे बनने वाले शब्द हैं। तो ये थे हमारे रा के विभिन्न प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, शब्द के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो जितने भी शब्द में वर्ण आए हैं उनको जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। जैसे बर्तन, बा जमा आ जमा रा जमा आ जमा ता जमा आ जमा ना बरा नमा आ, बर्तन बन गया। अगला है कृपा। कृपा कैसे होगा, का जमा री जमा पा जमा आ, पैसा पा जमा आई जमा सा जमा आ पैसा। काजल, का जमा आ जमा ज जमा अ जमा ला जमा आ। नेक, ना जमा ए जमा का जमा आ। मोर, मा जमा ओ जमा रा जमा आ, मोर हो गया। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेंगे या दोहराए में से, तो चलिए करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन के तीन मुख्य भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को
वर्ण विच्छेद कहते हैं। करेंगे अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। करते हैं, निम्न में से हर्ष स्वर कौन से हैं? आ ए आई, आ ई उ, आ ई उ री। तो ये आ ई उ री। अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है? य र ल व, ल र य व, य र ल य व, य र ल व। श किन किन वर्णों से मिलकर बनाए? क जमा श जमा अ, क जमा स जमा अ, क जमा श जमा अ। तो पहला वाला सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 33, 11। तो ये 11 है। निम्न में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है? सत्य, गन्ना, प्यास। तो यहाँ पर गन्ना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा में अंगा इयाना नामा को पंचम वर्ण माना गया है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। अ व अंको क्रमशः अनुस्वार, अंग व चंद्रबिंदुआ को क्रमशः अनुस्वार व अनुनासिक कहते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखिए। तो चलिए करते हैं। विद्यार्थी संयुक्त व्यंजन है। पक्का द्वित्व। तो बच्चों जो उज्जवल है वो दोनों में आ जाएगा, द्वित्व भी है ये, क्योंकि 2 बार जा आया है। और ज और वा को, इन दोनों को देखो तो ये संयुक्त भी है, दोनों ही है ये उज्जवल। फिर है उत्थान संयुक्त, क्यारी संयुक्त, गुब्बारा द्वित्व। फिर है उसके बाद द्वार। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। फिर तल्लीन। नेक्स्ट है अस्त। गोलगप्पे, गोलगप्पे। और अध्याय, ये यहां पर कर देते हैं अध्याय। ये हो गया। रा के विभिन्न रूपों वाले 3-3 शब्द लिखे। तो यहाँ पर मैं एक लिख रही हूँ, बाकी आप लिखेंगे। परम, इसके अलावा हम लिख सकते हैं रस्सी, ठीक है। पर्व है तो यहाँ हम कर देते हैं गर्भ। ड्रम तो यहाँ हम कर देते हैं ट्रक। और फ्रॉक तो यहाँ हम कर देते हैं फ्रेम, ठीक है। बाकी 2 आप लिखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो चलिए वर्ण विच्छेद करते हैं। दिल्ली, द जमा ई, छोटी ई आएगा। फिर ल जमा ल जमा ई, दिल्ली हो गया। गुब्बारा, गुब्बारा कैसे लिखेंगे? ग जमा उ जमा ब, फिर से जमा ब जमा अ जमा र जमा अ, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही परिश्रम, टक्कर और क्षत्रिय होगा। मैं परिश्रम और लिख देती हूँ, टक्कर और क्षत्रिय आप स्वयं लिखेंगे। परिश्रम में कैसे होगा? प जमा अ जमा र जमा ई। अब श्र को तोड़ेंगे। श्र में क्या क्या लगा? श जमा र जमा अ, हो गया। श्रम हो गया। अब म, ये हो गया परिश्रम। अब टक्कर और क्षत्रिय का आप स्वयं लिखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से वर्णों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।